हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की संपादकीय लेकर मैं प्रस्तुत हूँ और आज की संपादकीय का टॉपिक है सुनिश्चित करनी होगी दवाओं की गुणवत्ता। तो आज का जो टॉपिक है वह दवाओं से संबंधित है। तो मुझे आज का टॉपिक देखकर भी बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि संपादकीय लेख में जब अलग अलग टॉपिक पढ़ने को मिलता है और उन अलग अलग मुद्दों पर जब हमें कुछ जानकारियां हो पाती हैं तो लगता है कि हाँ, कुछ सार्थक कार्य हो गया और कुछ नई जानकारियां हमें मिल गई। तो मेरा उद्देश्य भी यही है, संपादकीय पढ़ना मुझे इसलिए अच्छा भी लगता है क्योंकि मुझे अलग अलग टॉपिक पर अच्छी जानकारी प्राप्त करनी होती है। तो और दूसरा उद्देश्य यह है कि मेरे साथ जुड़े लोग भी इन जानकारियों को प्राप्त कर सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज का ये टॉपिक हमें क्या कुछ नई जानकारी देने वाला है और हम इस नए टॉपिक से क्या कुछ सीख पाते हैं। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं अपनी संपादकीय की तरफ। औषधि एवं शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की भारत में सदियों पुरानी समृद्ध परंपरा रही है। समय के साथ नवाचारों से यह परंपरा और निखरती गई। इसका ही परिणाम है कि आज भारत को दुनिया के दवाखाने की प्रतिष्ठा प्राप्त है। आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान से लेकर सुश्रुत के उत्कृष्ट कार्य तक चिकित्सा क्षेत्र में भारत ने एक स्थायी एवं गहरा प्रभाव छोड़ा। इस सशक्त बुनियाद ने देश को आधुनिक चिकित्सा में भी प्रगति की ओर उन्मुख किया है। इसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में शोध एवं विकास को गति मिली, जिसका लाभ दवाओं, जैव प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य उपकरणों के विकास में हुआ। आज भारत विश्व दवा उद्योग का प्रमुख खिलाड़ी है, जो उच्च गुणवत्ता वाली किफायती दवाएं उपलब्ध करा रहा है। ये दवाएं विकसित एवं विकासशील देशों के करोड़ों लोगों तक पहुंच रही हैं। इनसे विश्व भर में स्वास्थ्य की दशा दिशा सुधारने में बड़ी सफलता मिली है। भारत में कुशल कामकाजी आबादी, मजबूत शैक्षणिक ढांचा और सरकारी प्रोत्साहक नीतियों में चिकित्सा और दवाओं के क्षेत्र में अत्याधुनिक शोध एवं नवाचार के लिए अनुकूल परिवेश भी तैयार हुआ है। देश में दवा उद्योग के निरंतर विस्तार और विश्व बाजार में उसकी गहरी होती पैठ की पुष्टि निर्यात के आंकड़ों से होती है। वर्ष 2013-14 से 2021-22 के बीच भारतीय दवा उद्योग का निर्यात 90,415 करोड़ रुपए से 103% की वृद्धि के साथ बढ़कर 1,83,422 करोड़ रुपए हो गया। महज 8 वर्षों में इस उद्योग का आकार 10 अरब डॉलर तक पहुंचना दवा क्षेत्र में भारत की प्रगति और विश्व स्तर पर उसकी मजबूती को दिखाता है। यह अप्रत्याशित तेजी भारत के दवा क्षेत्र की ताकत के साथ ही सरकार द्वारा तैयार किए गए अनुकूल परिवेश की कहानी भी कहती है। सक्रिय एवं गतिशील नीतियों ने दवा क्षेत्र के लिए एक ऐसा तंत्र विकसित किया है कि वह फल फूल कर वैश्विक स्तर पर
अपना अस्थायी प्रभाव छोड़ने में सक्षम हो सके। इस कहानी को और शानदार बनाने के लिए सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, संपादकीय में ही पढ़ चुके हैं। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के लिए यह एक योजना है। तो अच्छा लगा क्योंकि पीएलआई हम लोग पढ़ चुके हैं और आज ये शब्द फिर आया है तो अच्छा लगा। जैसी योजना पेश की जिसमें दवा उद्योग के साथ ही उसमें उपयोग आने वाली कच्ची सामग्री के विनिर्माण को बढ़ावा दिया गया। इसने देश में जेनेरिक दवा उद्योग विनिर्माण को नया आयाम दिया। दरअसल जब दवाओं का ब्रांड पेटेंट समाप्त हो जाता है तो इससे अन्य निर्माता भी इन दवाओं को उत्पादन कर सकते हैं जिन्हें जेनेरिक दवा कहते हैं। इन दवाओं में तत्व तो वही होते हैं लेकिन इनकी लागत करीब 30 से 80% तक कम होती है। किफायती होने की वजह से ये एक बड़ी आबादी की पहुंच में सहजता से आ जाती हैं। भारत इस समय विश्व में जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। निसंदेह विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। निसंदेह जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता को लेकर कुछ चिंता व्यक्त की जाती है। बड़ी संख्या में विनिर्माताओं की मौजूदगी और बाजार के प्रतिस्पर्धी स्वरूप को देखते हुए कुछ कंपनियां आवश्यक मानकों की अनदेखी करती हैं, जिससे घटिया दवाएं बाजार में पहुंचकर मरीजों की सेहत के लिए खतरा उत्पन्न करती हैं। हाल के दिनों में देश में निर्मित मिलावटी कफ सिरप का मामला सुर्खियों में रहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में दवा नियामक ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI की सख्ती स्वागत योग्य है। पिछले महीने ही DCGI ने व्यापक निगरानी के बाद घटिया एवं मिलावटी दवाएं बनाने वाली 18 से अधिक दवा कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने से लेकर उनके निलंबन तक की कार्यवाही की। इस पर कुछ लोगों को लग सकता है कि इससे कंपनियों पर अनुपालन का बोझ एवं दबाव बढ़ जाएगा। हालांकि ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्वनियमन की प्रक्रिया बेहतर होती है, लेकिन अक्सर उसमें मानकों की अनदेखी हो जाती है, जिसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे साख पर भी कालिख लगती है। चूंकि लोगों की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, तो सरकार के लिए सख्त नियामकीय ढांचा सक्रिय रखना आवश्यक हो जाता है। ऐसे नियामकीय ढांचे के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह उद्योग में नवाचार एवं वृद्धि के साथ ही जन स्वास्थ्य की सुरक्षा रखने के प्रभावी उपायों के बीच संतुलन कायम करे। इसी कड़ी में देश में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत ने कई नियामकीय कदम उठाए हैं। इनमें दवाओं में उपयोग होने वाली सामग्री और कुछ दवाओं के लिए बार कोड या क्विक रिस्पांस कोड की व्यवस्था, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन CDSCO में रिक्त नियामकीय पदों पर भर्तियों की संख्या बढ़ाना और घटिया दवाओं के लिए कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने जैसी पहल शामिल है। CDSCO के अंतर्गत आने वाली परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियमों को इस प्रकार बदला गया है
कि किसी भी उत्पाद का व्यावसायिक उत्पादन लाइसेंस जारी करने से पहले उसे कई कसौटियों पर खरा उतरना होगा। सरकार ने ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में संशोधन की दिशा में भी पहल की है, जिसमें मिलावटी एवं घटिया दवाएं बनाने पर सख्त सजा, ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाना और उनके निपटारे के लिए विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 को भी संशोधित किया गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के निरीक्षकों के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। नियामकीय ढांचे को व्यापक रूप से उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 665 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। एक ऐसे दौर में जब विश्व में दवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है, तब एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को अपनी दवा नियामकीय व्यवस्था दुरुस्त रखनी होगी। अतीत की समृद्ध विरासत से सीख लेकर एवं आधुनिक समय की आवश्यकताओं को आत्मसात करते हुए भारत अपने दवा उद्योग को नया क्षितिज प्रदान कर और लोगों का भरोसा जीतकर भावी पीढ़ियों को बेहतर स्वास्थ्य रक्षा कवच प्रदान करने में अपना अहम योगदान कर सकता है। तो आज की यह संपादकीय लेख देवराय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख और सिन्हा परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है, और इन दोनों लोगों का यह आज का संपादकीय लेख। तो ये हैं विवेक देवराय। एक दिन जो है किसी टॉपिक पर इन लोग का और भी संपादकीय लेख आया हुआ था, दोनों लोगों का साथ में ही आया हुआ था। तो ये हैं विवेक देवराय। तो यह जो है आर्थिक सलाहकार हैं प्रधानमंत्री जी के, और यह जो है आदित्य सिन्हा, यह परिषद में अपर निजी सचिव अनुसंधान है। तो आज का टॉपिक सुनिश्चित करनी होगी दवाओं की गुणवत्ता पर आधारित था, और दवाओं के मामले में भारत जो है वह लगातार प्रगति कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और अधिक प्रगति करे। पर हाँ, जो अभी हम लोगों ने संपादकीय लेख के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि दवाओं में काफ़ी मिलावट की जा रही है, जो कि सभी के स्वास्थ्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनमें इस पे रोक लगनी चाहिए और कड़े से कड़े कानून के डर को दिखाकर बिल्कुल इसमें सुधार होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का संपादकीय लेख बहुत अच्छा रहा। हमें बहुत सारी जानकारियां आज दवाओं से संबंधित प्राप्त हुई। आशा है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की संपादकीय को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए संपादकीय लेख में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।